हेलो टू ऑल ऑफ यू। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़े थे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट करने के, तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमारी टर्म है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसी टर्म को हम यूज करते हैं हमारे बहुत सारे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे मैंने आपको काफी फैक्टर्स जो है वो बताए जिन फैक्टर्स पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है, लेकिन हमने हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो रिलेशन है वो टेम्परेचर के साथ नहीं पढ़ा कि जब हम हमारे गिवन मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे क्या इफेक्ट आता है। तो जब हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ पढ़ना है, उसके लिए हमें दो लॉ यहाँ पे डिस्कस करने पड़ते हैं, जो है हमारा क्यूरी लॉ और क्यूरी-विस लॉ। बड़ी सिंपल सी बात है, जो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हमें दी थी क्यूरीज लॉ में, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन में हो सकता है कुछ डिफेक्ट हो, तो मॉडिफाई करके जो हमने दोबारा पढ़ा था वो था हमारा क्यूरी-विस लॉ। तो ये हमारे पास बेसिकली दो लॉज हैं। जो बेसिक लॉ था वो हमारा क्यूरी लॉ था, और इसकी जो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है वो है हमारे पास क्यूरी-विस लॉ। दोनों के दोनों लॉ जो हैं वो हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन बताती हैं टेम्परेचर के साथ। वन बाय वन दोनों लॉज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्यूरीज लॉ को। क्यूरी ने हमें ये बताया, फॉर ए पर्टिकुलर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं आपको थ्योरेटिकली बोल के बताऊं तो इसका मतलब ये रहेगा हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जब हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा कर देते हैं हम उस पर्टिकुलर सैंपल के लिए तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का डिक्रीज होने का मतलब है टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू गेट मैग्नेटाइज्ड इज डिक्रीज। जो हमारा सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी जो है वो कम शो करेगा हायर टेम्परेचर्स पे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, सब्सटेंस की मैग्नेटाइज होने की जो टेंडेंसी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारा कंसेप्ट रहता है क्यूरीज लॉ के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले मैथमेटिकल टर्म देख लेते हैं, फिर इसके लिए एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कांस्टेंट लगाऊंगा, वो कांस्टेंट है हमारा c, जिसे बेसिकली हम बोल देते होते हैं क्यूरीज कांस्टेंट। तो c है हमारा यहाँ पे क्यूरीज कांस्टेंट। अब मेन चीज यहाँ पे ये आती है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो डिक्रीज क्यों कर जाती है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा रीजन है। देखो, जो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपने जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शंस में शो करता है। मतलब उसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शंस में एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसके पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये हमारे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब मैं मेरे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई करता हूं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सपोज करो मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H, तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या करती है, हमारे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर अलाइन करती है। तो हमारे जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, एक्सटर्नल पैरामैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाती है। अब यहां तक तो मैंने बात की है
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। टेम्परेचर में यहाँ पे कोई फैक्टर मैंने भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो सपोज करो ये सारा काम मैं कर रहा था 298 केल्विन पे, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे। ये कंडीशन थी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये कंडीशन है हमारे पास 298 केल्विन पे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया, जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो प्रॉपरली ओरिएंटेड हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, 25 डिग्री से आया मैं 30 पे, 35 पे, इस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से वो मोशन जो है वो शो करना चाहते हैं। अब क्योंकि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स की वजह से प्रॉपरली ओरिएंटेड है, तो वो इस प्रॉपर ओरिएंटेशन से हटना स्टार्ट होंगे जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी। फिर ये एनर्जी इंक्रीज होने के बाद प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं रहते, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब करके मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कुल मिला के बात यहाँ पे ये आती है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो प्रॉपर अलाइनमेंट था इलेक्ट्रॉन्स का वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसी प्रॉपर अलाइनमेंट की वजह से हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो थी वो ऑब्जर्व हो रही थी, तो जब हमारा प्रॉपर अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी डिस्टर्ब हो जाएगी, और ड्यू टू रैंडम मोशंस वो फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर आप जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा रैंडमनेस शो करेंगे मोशन के साथ, और उतनी ज्यादा हमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर में या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में डिक्रीज जो है वो देखने को मिलता है। तो इसी रीजन से हम बोलते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और यही हमारा क्यूरीज लॉ था। अब क्यूरीज लॉ मैंने आपको समझाया, मैंने आपको पहले उसकी इक्वेशन बताई, फिर मैंने आपको उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दी है। अब हमें क्यूरी लॉ की इस रिप्रेजेंटेशन को ग्राफिकली जो है वो शो करना है। तो ग्राफिकली हम कैसे शो कर सकते हैं? देखो, दोनों जो हमारे फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ बनाने हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ आप कैसे बनाओगे? एक्स एक्सिस पे आप ले लोगे टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे आप ले लोगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता है ऐसे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो उसके लिए हमारे पास पका पका ग्राफ होता है। ये ग्राफ हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं ससेप्टिबिलिटी और 1/t के बीच में, तो वो ग्राफ हमारे पास बनता है स्ट्रेट लाइन। इसके लिए ज्यादा हमें मैथमेटिक्स का यूज नहीं करना। आप देखो, अगर मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख लूं c × 1/t, और 1/t को ना मैं z मान लेता हूं, 1/t को z मान लिया, तो आप ये देखो ससेप्टिबिलिटी जो है वो z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ससेप्टिबिलिटी और z का ग्राफ बनाता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ जो होता है वो ऐसे ही आता है। फिर मैंने z की जो प्रॉपर वैल्यू थी 1/t वो पुट कर दी, तो 1/t के साथ हमें जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है जो ओरिजिन से पास होता है। तो बेसिकली ये था हमारे पास हमारा क्यूरीज लॉ, और क्यूरीज लॉ के रिगार्डिंग मैंने आपको उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बताई, उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन बताई, और बाद में मैंने आपको ग्राफ जो है वो बना के यहाँ पे शो कर दिए। तो ये था हमारा क्यूरीज लॉ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके मॉडिफिकेशन की, जो है हमारे पास क्यूरी-वेज लॉ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मॉडिफिकेशन की हमें जरूरत पड़ी क्यों, और बाद में फिर हम मॉडिफाइड फॉर्म को भी डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर मैं क्यूरीज लॉ के लिए ग्राफ प्लॉट करता हूं ससेप्टिबिलिटी और 1/t के बीच में, तो वो ग्राफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, और रीजन में से पास करता है। तो हमारे जितने भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो इस रिलेशन को फॉलो करने चाहिए एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, सॉरी एट ए पर्टिकुलर कंडीशन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास केस क्या आया, हमने बहुत सारे ऐसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस देखे जो इस एग्जैक्ट बिहेवियर को फॉलो नहीं करते। अगर वो इस एग्जैक्ट बिहेवियर को फॉलो नहीं करते
तो उनका क्या बिहेवियर है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कुछ सब्सटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें कर्व मिलती है कुछ इस तरीके की। अब इस कर्व का मतलब क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू अभी 0 पे अप्रोच नहीं हुई थी, उससे पहले ही हमारा सब्सटेंस जो है उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0 हो गई। मतलब ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर 0 होने पे ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0 होगी, जो कि ये वाला ग्राफ बोल रहा था। क्यूरी लॉ के अंदर अगर टेम्परेचर 0 हो जाता तभी हमारी ससेप्टिबिलिटी 0 होती, लेकिन ऐसे बहुत सारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले ही लूज कर देते हैं, मतलब लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पे जाते जाते उनको एक्सट्रीम टेम्परेचर पे जाने की जरूरत नहीं होती। कुछ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए हमने ये वाली कर्व ऑब्जर्व की। मतलब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर आप कितना मर्जी एक्सट्रीम ले जाओ, वो अपनी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू को छोड़ते नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को छोड़ते ही नहीं है। तो ये हमारे पास हमारी दो पॉसिबिलिटीज थी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का ये वाला बिहेवियर भी मिला और ये वाला बिहेवियर भी मिला। कई सब्सटेंसेस में ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नॉन जीरो रहती है और कई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पहले जीरो हो जाती है टेम्परेचर को एक्सट्रीम करने से पहले। तो ये जो हमारे पास ए बी टाइप्स की कर्व है, इन कर्व्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्यूरी लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। तो इस मॉडिफाइड लॉ को हम बोलते हैं क्यूरी-विज लॉ। क्यूरी-विज लॉ जो है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास ये मैथमेटिकल रिलेशन आता है। C/T तो हमारे पास पहले ही था, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर का C फैक्टर था उसमें से थीटा हमने माइनस कर दिया। थीटा हमारा वो टेम्परेचर वैल्यू होता है जिसपे हमारी कर्व टेम्परेचर एक्सिस को कट करेगी। अब ए वाले में तो आपको दिख गया होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी जो एक्सिस है वो कट कर रही है टेम्परेचर वैल्यू को। ऊपर वाली फॉर्म में हमें फिर ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करना पड़ता है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है। एक्सटेंड करने पे जो ये वाली वैल्यू होगी, ये वैल्यू हम यूज करते हैं हमारे उस रिलेशन के अंदर। तो ये हमारी मॉडिफाइड फॉर्म है क्यूरी-विज लॉ की। जो क्यूरी-विज लॉ की हमारी मॉडिफाइड फॉर्म है वो ए बी टाइप्स की कर्व एक्सप्लेन करती है, मतलब उन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कर्व जो क्यूरीज लॉ से एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो ये हमारे पास हमारा टॉपिक था क्यूरीज लॉ और क्यूरी-विज लॉ का। बाकी चीजें फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।